दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फिज़िक्स में टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हो सकता है। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि समतल दर्पण को 20 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो है वो घूमेगी। और यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि 50 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है 40 डिग्री, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है 20 डिग्री और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है 10 डिग्री। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें समतल दर्पण की जो है वो कंप्लीट डिटेल्स आपको बताई गई है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे जो है वो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर समतल दर्पण को आपतित किरण को अगर हम थीटा कोण से घुमाएं तो परावर्तित किरण जो है वो हमारी टू थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 20 डिग्री के कोण से जो है वो घूम जाता है इस क्वेश्चन में। सो परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 डिग्री कोण से घूम जाएगी। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परावर्तित किरण जो है वो 40 डिग्री कोण से घूम जाएगी। ठीक है दोस्त, तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है कि जब भी हम समतल दर्पण के सामने कोई भी आपतित किरण जो है वो थीटा कोण पे बना के जो है वो आपतित हो रही है तो परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है दोस्त, तो ये याद रखने वाली बात है। सो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित रंगों में के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि लाल रंग, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है हरा रंग, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बैगनी रंग और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है पीला रंग। ठीक है, तो जब भी प्रकीर्णन की बात आएगी, स्कैटरिंग की बात आएगी, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो सर्वाधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब बैगनी रंग का सर्वाधिक होता है, इसका एक एग्जाम्पल जान जाइए। तो आकाश का रंग जो है वो लगभग बैगनी हमें दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें दिखाई देता है। ठीक है दोस्त, तो इस चीज़ से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि निम्नलिखित जो है वो रंगों में से किस रंग का जो है तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो उसमें जो है वो लाल रंग हो जाएगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, और ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिसका प्रकीर्णन कम होता है उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो चीज़ों में ये कह रहा है कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो प्रकीर्णन की जब बात आएगी तो बैगनी रंग हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है, इसका क्या कारण है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रकीर्णन के कारण, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि अपवर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है ध्रुवण के कारण और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम देखते हैं कि जो अंधेरा कमरा होता है उसमें कहीं ना कहीं से जो है वो कुछ ना कुछ लाइट हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो वो जो चीज़ होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। और इसका एक और एग्जांपल आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी जो है वो सूर्योदय होता है तो जो है वो सूर्य की जैसे ही किरण वायुमंडल पर पड़ती है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण पूरा जो है वो आसमान जो है वो उजाला हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है, और इसमें जो है वो सूर्य के प्रकाश के कारण जो है प्रकीर्णन के कारण अंधेरे कमरे में थोड़ा थोड़ा जो है वो उजाला हमें देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो ये जो है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, सो इसे हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, यह होगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको बताया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा
कि उसमें मैंने ये बताया था कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपनी पूरी जो है छाया प्रति यानी कि पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसकी जितनी भी लेंथ है उसके आधे लंबाई का जो है वो दर्पण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मनुष्य की पूरी लंबाई 1.4 मीटर है, तो इसका आधा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो 1.4 का आधा 0.7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखेंगे तो पहला ऑप्शन 0.6 मीटर, दूसरा 0.8 मीटर, तीसरा आपका ऑप्शन कह रहा है 0.7 मीटर और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है 0.9 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 0.7 मीटर। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसकी पूरी लंबाई 1.7 मीटर है और हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसके आधी लंबाई का दर्पण चाहिए होता है। ठीक है, तो 1.4 में जो है वो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि वस्तु को गर्म करके, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि वस्तु पर पॉलिश करके, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वस्तु को अंधकार में रख के, और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है प्रकाशमान वस्तु की सहायता से। तो यहाँ पे चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएँ होती हैं जिन्हें जो है वो एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं होती, वे खुद ही जो है वो प्रकाश बिखेरते रहते हैं, चमकते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया सूर्य हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो प्रदीप्त वस्तुएं हैं, यानी कि इनको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, स्टार्स हो गए, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर हम इसको अंधकार में रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रदीप्त वस्तु हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो अपने आप से चमकते रहते हैं, इनका जो है वो अपने आप में अस्तित्व होता है, ये दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकते हैं या फिर नहीं दिखाई देते हैं, तो इन्हें हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और इनका पता जो है वो हम आसानी से लगा सकते हैं कि उस वस्तु को अंधकार में रख देंगे तो वो अपने आप चमकने लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता जो है वो उसे अंधकार में रख के लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों के बीच बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। और 4 ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि 5, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 7, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 6 और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है 4। तो इसके लिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जिस वीडियो में, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस फार्मूले के अंतर्गत हम जानते थे कि फार्मूला जो है वो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए n = 360 अपॉन थीटा -1 होता है, और थीटा की जगह पे हमारा 72 डिग्री दे दिया है, तो 360 अपॉन 72 -1, और 72 से 360 कितने बार में कटेगा? 5 बार में, और 5 में से 1 गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या 4 होगी। तो इस तरीके से थीटा की जगह पे कुछ भी देगा आप उसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं और उसमें से 1 घटा के। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा आपके एंट्रेंस में इससे आता है कि n = 360 अपॉन थीटा -1, ये फार्मूला है आपका प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। और यहाँ पे BFGM दे रखा है चारों ऑप्शंस आपके। ठीक है, तो देखिए पार्श्व परिवर्तन ये होता है कि जब भी हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो राइट में दिखता है और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में दिखता है, तो यही जो है वो पार्श्व परिवर्तन होता है। लेकिन इन अक्षरों में से BFGM में से M जो है वो उसका पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वो सेम तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि M जो है वो उसका पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है समतल दर्पण में। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आएंगे अगर ये ऑप्शंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं तब। ठीक है दोस्त, तो बहुत आसान तरीका है इसे फाइंड आउट करने के लिए। आप अगर थ्रू आउट स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारे कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। और 4 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 50 डिग्री और चौथा ऑप्शन 135 डिग्री। ठीक है, तो जब भी प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, ठीक है, तो यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो गिरती है, परपेंडिकुलर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री हो जाता है, क्योंकि वो अभिलंब के साथ एकदम जो है वो 0 डिग्री का कोण बना लेता है। इसीलिए परावर्तन कोण का मान जो है वो यानी कि अभिलंब और परावर्तन कोण एक ही दिशा में हो जाते हैं, एक ही सीध में हो जाते हैं, जिससे परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे कि जब भी प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा कि प्रकाश तरंगों का जो है वो यानी कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की परास जो है अगर इस तरीके से हम पूछें तो कितना होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप ज़रूर जानते होंगे। ठीक है दोस्त, तो फटाफट हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना होगा। तो पहला ऑप्शन है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन है 100 से 3900 एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन है आपका 7800 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम तक, और चौथा ऑप्शन है आपका ये सभी। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की परास जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के अंतर्गत सभी वीडियोज़ की पार्ट जो है वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सभी वीडियोज़ को इसी तरीके से 1 बाई 1 करके देख सकते हैं। ये वीडियो पार्ट्स जो है वो 16 है, यानी कि 16वां वीडियो पार्ट है ये। इसके पहले 15 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो उन सभी पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एंट्रेंस के लिए। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि 2 समतल दर्पणों को समांतर रखा जाए तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो देखिए 2 जब दर्पण जो है वो समांतर रख देंगे तो यानी कि उनके बीच का कोण जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। और n = 360/θ-1 वाले सूत्र में थीटा की जगह पे अगर हम 0 रखते हैं तो पूरा जो वैल्यू होगा वो हमारा इन्फिनेटिव आ जाएगा, यानी कि अनंत आ जाएगा। तो अगर 2 समतल दर्पणों के बीच का 2 समतल दर्पण जो है वो एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाती है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आएंगे कि यदि 2 समतल दर्पणों को समांतर रखा जाए तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि थीटा = 0 डिग्री, और अगर हम पुट करते हैं n = 360/θ-1 में तो पूरे वैल्यू जो है वो हमारे इन्फिनिटिव आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। ठीक है दोस्त, एंड वीडियो पसंद आने पे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जितने अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे उतनी ही अच्छी प्रिपरेशन की वीडियोज़ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ आपके साथ मैं रेगुलर शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।